दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज आजाद अधिकार सेना ने एक चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को। इस चिट्ठी पे कायदे से नेशनल मीडिया को बहस करनी चाहिए, लेकिन मीडिया बहस नहीं कर रहा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी की सरकार या कोई भी सरकार तुष्टीकरण किया करती, लेकिन आज अमिताभ ठाकुर जी ने एक चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को और उसमें उनसे पूछा है, जो पूछा है उसका मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तुष्टीकरण नहीं, संविधान पहले। तो सर, ये आपने विषय क्यों उठाया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है और तुष्टीकरण हो रहा है? और आपकी नजर इस पे गई, आपने विस्तृत रूप से आपने 5 सवाल पूछे हैं। वो पांचों सवाल मुझे उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत हो रही है, लेकिन जो काम विपक्ष के बड़े नेताओं को करना चाहिए था वो आपने अभी राजनीतिक पार्टी के रूप में अपने हाल ही में काम शुरू किया है। क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तुष्टीकरण की बातें हो रही हैं? मेरा इसमें यह सोचना है और यह स्पष्ट रूप से मंतव्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से कहती है कि जो तुष्टीकरण किसी का नहीं, समान अधिकार सबों के लिए, सैद्धांतिक रूप से यह वाक्य बिल्कुल सही है और किसी के प्रति तुष्टीकरण की नीति नहीं होनी चाहिए और तुष्टीकरण का कोई जिसको कहते हैं रिवर्स तुष्टीकरण भी नहीं होना चाहिए, न इस पार न उस पार। यदि मैं अपने कहूँ अनुभव से कहूँ अगर, और उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अफसर के रूप में जो मेरा अनुभव रहा उसके रूप में अगर कहूँ तो एक इस मामले में एक आइडियल सिचुएशन के रूप में मैं सुश्री मायावती जी के शासनकाल को देखना चाहूंगा, देखता हूँ। उनके समय मैंने धर्म आधारित कोई भी तुष्टीकरण की स्थिति नहीं देखी थी और यह किसी पर यह दबाव था कि यह मतलब यह दबाव तो भूल जाइए, इस प्रकार की कोई संकेत भी नहीं था कि यह इनसे प्रिय है या वह उनसे कम प्रिय हैं और समान भाव से लोगों को देखते हुए तथ्यात्मक दृष्टि से कार्य करने का जो कार्य था धर्म आधारित, वह उनके समय पूरी तरह होता था। लेकिन आपके कहने का मतलब था, आपके कहने का मतलब है कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उनकी सरकार में ऐसा नहीं लगता था कि उनका किसी एक धर्म के प्रति रवैया जो है थोड़ा लचीला है, वो सभी धर्मों के प्रति समान रवैया रखती थी। निश्चित रूप से जहां तक धार्मिक रूप से जो इसको हम लोग ने जो बाद में जिसको पंथ निरपेक्षता को, जो बाद में लोगों ने सेकुलरिज्म को सूडो सेकुलरिज्म कहा, तमाम शब्द कहे गए और तमाम तरह से उसका मैं कहूँगा विश्लेषण हुआ, तो निश्चित रूप से इससे इतर मुझे अनवरत मायावती जी के चारों शासनकाल में मैं रहा, मुझे अनवरत यह महसूस हुआ कि धर्म आधारित कोई भी मानसिक रूप से अफसरों को मानसिक रूप से यह नहीं था कि हमको इसकी तरफ देखना है, इसकी तरफ नहीं देखना है, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष, अगर 10 धर्म है तो 10 समान है, 5 है तो 5 है, जितने भी हैं सब समान है और उस रूप में कहीं से भी कभी भी दोहरेपन की स्थितियां नहीं दिखती थी। मतलब लेकिन आपने सामाजिक रूप से जातिगत स्थितियों में निश्चित रूप से जो मैं कहूंगा कि जिनको हम लोग आमतौर पे दलित वर्ग कहते हैं, उनके प्रति एक यह जरूर था कि मैं उसको तुष्टीकरण तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह था कि उनको उनकी समस्याओं को विशेष रूप से देखा जाना है। अब इसको लेके तमाम प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हुई, तमाम प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, विसंगतियां उत्पन्न हुई। आपको याद होगा
जब बाद में मुलायम सिंह जी मायावती जी के बाद एक बार आए थे, तो उस समय एससी-एसटी एक्ट एक बड़ा हथियार बनाया गया था मायावती जी के खिलाफ। तो तमाम तरह की चीज़ें उसको लेके भ्रांतिपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हुई। जो दलित वर्ग है, उसकी अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं। संभव है कि मायावती जी ने उसी को लेके उस प्रकार का एक भाव रखा हो, लेकिन उसको लेके डिस्टॉर्शंस हुए। लेकिन धर्म आधारित कोई भी मतलब कोई किसी के मन में भी हो कि यह श्रेष्ठतम, इसको हमको ज़्यादा देखना है, इसको कम देखना है, वो स्थिति नहीं थी। तो जहाँ तक धर्म आधारित न्यूट्रैलिटी और समभाव और तुष्टीकरण किसी का नहीं का जो जो भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत सैद्धांतिक सिद्धांत है, उसका व्यवहारिक मैंने जो जब देखा, अपने सर्विस काल में मैंने सुश्री मायावती के शासन काल में देखा था। सर, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया जिसपे मीडिया चर्चा नहीं कर रही कि क्या ऐसे आयोजनों का शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, दर्शक ध्यान से सुने, क्या ऐसे आयोजनों का शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, व्यापार एवं नागरिक सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आधिकारिक अध्ययन किया गया है? ये सवाल सर आपने क्यों पूछा? क्योंकि कई जगहों तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं कई जिलों में, और पूरा ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आपने सवाल तो सही उठाया है कि एक तो स्कूल बंद हो जाएंगे, अब कई जिलों में 10 अगस्त तक के सुनने में आ रहा है स्कूल बंद है। दूसरा, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, जब रास्ता बंद रहेगा तो अस्पताल वगैरह खुले कि नहीं खुले वहां तक पैसे पहुंचेगा, व्यापार भी उन रास्तों पे जो दुकानें बंद होंगी। तो ये सवाल आपने उठाया तो सही है, लेकिन इसमें अध्ययन की बात क्यों कही है कि क्या अध्ययन कराने के बाद रास्ते बंद कराने चाहिए थे? देखिए, मेरा ये कहना है, जो मैं संविधान की मूल भावना मैं समझ पाया हूँ, वो ये है कि संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ये मेरी अपनी समझ है। हो सकता है मैं गलत हूँ, और सरकार को 2-3 ढंग से इस बारे में दायित्व दिए गए हैं। पहला दायित्व तो यह दिया गया है कि यह कोई व्यक्ति को जो संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें किसी प्रकार का कोई क्षरण ना हो सके, कोई गतिरोध ना हो सके, कोई व्यवधान ना हो सके। और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने इस स्वाधीनता का उपयोग कर सके। इसके लिए अगर कोई कुछ गलत करता है, गड़बड़ करता है, उसको रोका जाए। किसी का धार्मिक स्थल है, दूसरा वहाँ कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनाना चाह रहा है, उस पर लगाम रखे। किसी के कोई पर्व त्योहार है, कोई व्यवधान करना चाह रहा है, उस पर लगाम रखे। और उसका एक दूसरा पहलू कि यदि किसी का भी पर्व त्योहार है, किसी भी धर्म का कोई धार्मिक कार्यक्रम है, तो सरकार रूटीन में जो कुछ कर सकती है, वह उसको करे। रूटीन से मतलब है कि बिना सामाजिक जीवन में कोई गतिरोध डाले, कोई व्यवधान डाले, समाज भी सुचारू रूप से चलता रहे, जो धार्मिक आस्था के लोग हैं, उनका भी कार्य होते रहे, और उनके बीच एक मैं कहूँगा संतुलन, बैलेंस बना रहे। वह बैलेंस राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को बनाना है, वह बैलेंस ज़रूरी है। विगत कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वह बैलेंस अतिरेक की ओर जा रहा है, और वह तुष्टीकरण का, जिससे पहले एक धर्म विशेष के प्रति तुष्टीकरण के आरोप लगते थे, अब उसके रिवर्स के रूप में तुष्टीकरण की स्थितियां बनती दिख रही हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं कहूँगा, जैसे बड़े-बड़े अफसर जिस प्रकार से अब हेलीकॉप्टर वगैरह से उड़ते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, या मतलब किसी धर्म विशेष के लोगों के पाँव दबाते हैं, सहलाते हैं, वगैरह-वगैरह। तो अपने भाई मान लीजिए, अगर हम श्रवण कुमार हैं, अपने घर में अपने माता-पिता को कांधे पे, हमारे देश में श्रवण कुमार जी भी हुए हैं, कांधे में लेके उन्होंने सभी तीर्थ यात्राएँ कराई, हम आज तक उनका श्रवण करते हैं, उनको उनकी स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं। तो वह तो समझ में आता है। लेकिन हम वर्दी में, और मात्र इसीलिए कि हमको मतलब जो है कहीं न कहीं कि हम लाभ के पदों पर बने रहें, उस भाव से होके हम कई प्रकार के ऐसे अतिरेक पूर्ण आचरण करें। जैसे कि कुछ दिन पहले याद होगा आपको, एक पुलिस अफसर गदा लेके चलते घूम रहे थे।
कई लोग आपको देखिएगा कि कुछ कुछ धार्मिक विशेष धार्मिक स्थितियों में पता लगा किसी के पाँव दबा रहे हैं। अगर किसी को कष्ट है, आप दबाइए, अन्यथा वो उनका अपना काम है। वो अपने धार्मिक भावनाओं से आप्लावित होके यह कर रहे हैं। कोई उसमें कोई व्यवधान डाले, उनके मार्ग में कोई गतिरोध पैदा करे, आप कीजिए। लेकिन जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वह संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ता दिख रहा है। और इन सब के पीछे निश्चित रूप से जिसको हम लोग जो एक पक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी अन्य लोगों को वोट बैंक की राजनीति नाम से हमेशा कहती रही, वो वही चीज फिर दूसरे ढंग से दिख रहा है। मेरा यह मानना है कि कौन किससे लाभान्वित हो रहा है, कोई भी वोट बैंक की राजनीति, अगर वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी तो उसमें निष्पक्षता पीछे रह जाएगी, संविधान की भावना पीछे रह जाएगी, और जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है या जो प्रतिवादी है, प्रतिपक्षी है, उसके व्यक्तिगत हित जो है वो सर्वोपरि हो जाएंगे। तो वह स्थितियां ना आ पावे, यह मैं मानता हूं। उस दिशा में पूर्ण प्रयास होने चाहिए, जो इस समय नहीं दिख रहे हैं। सर, आपने पुलिस के इन्फोर्समेंट पे भी सवाल उठाया कि क्या इन आयोजनों पर लगाए गए अतिरिक्त पुलिस बल, प्रशासनिक संसाधनों एवं सार्वजनिक धन के उपयोग का कोई आधिकारिक मूल्यांकन किया गया है? आपने ये भी सवाल पूछा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी प्रश्न मैंने किए हैं, यह सभी बहुत ही अब समस्या यह है कि यह प्रश्न सार्वभौम प्रश्न है, और अगर कहीं पर भी बैलेंस गड़बड़ा रहा है, किसी भी पक्ष विपक्ष इस तरफ या उस तरफ अतिरेक हो रहा है, तो जिसके प्रति अतिरेक होगा उसको लगेगा कि यह सवाल उसी के लिए है, उसी को चुभता दिखेगा। जबकि यह सार्वभौम प्रश्न है। हर समय इन पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाना चाहिए कि जो सरकारें, शासन जो भी उसमें हस्तक्षेप करेंगी इन धार्मिक प्रयोजनों में, वह इन 5 पैरामीटर पे खड़ी उतरती है कि नहीं। वह इन 5 पैरामीटर पर खड़ी उतरे, आप कीजिए। अगर नहीं खड़ी उतर रही है तो मेरी दृष्टि में कहीं न कहीं वो बैलेंस, वह संतुलन गड़बड़ा रहा है। और सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि संविधान का संतुलन न बिगड़ने दे, खास करके हिंदुस्तान जैसे मल्टीकल्चरल देश में इसका पालन किया जाना, ताकि सबकी सुरक्षा, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका जो 3-4 बातें कही जाती हैं, तो उसका अक्षर का पालन अगर हो सके इन लेटर एंड स्पिरिट, उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग पूरी तरह से इन सिद्धांतों का पालन करें। हम देखें कि राज्य सरकारों के जो भी खर्च हो रहे हैं, अब जैसे मैंने छोटी सी बात कही, अब मतलब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, मैं नहीं समझता। सरकारी हेलीकॉप्टर से, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी हेलीकॉप्टर से किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए पुष्प वर्षा कोई भी सरकार के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि उसके किसी भी आवश्यक कार्य या ड्यूटी में आता है। और यह मतलब बहुत सारे धार्मिक लोग हैं। अब आपको याद होगा जो टी सीरीज के मालिक थे, स्वर्गीय, मैं नाम भूल रहा हूँ, मिस्टर गुलशन कुमार, मिस्टर स्वर्गीय गुलशन कुमार, वो जाते थे अपना वैष्णो देवी पे पूजा करते थे, करोड़ों दान देते थे। अभी अंबानी साहब हैं, मैंने सुना है कि हजारों करोड़ रुपए ये लोग दान देते हैं। अंबानी है, अडानी है, ये लोग, इनकी भैया ये चाहे तो पुष्प वर्षा करें, धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक लोग हैं। सरकार के लिए मुझे लगता है कि तमाम और कार्य हैं, और भी तमाम चीजें हैं, या फिर क्योंकि वो सबके सवाल ये उठता है कि इस पे अधिकारी क्या करेगा? जो पॉलिटिकल लीडरशिप कहेगी वो करेगा। इस पे सवाल उठाना तो विपक्ष का काम है ना। विपक्ष इस पे क्यों खामोश है? विपक्ष क्यों खामोश है, यह विपक्ष जाने। मैं ये बात सही है आलोक जी कि आपने पहले ही एक बात कही और वाजिब बात कही कि मैं मतलब यह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और इन पर जो विपक्षी दल हैं उनको सामने आना चाहिए और निर्लिप्त भाव से, निष्पक्ष भाव से इस पर सवाल उठाना चाहिए। और उसमें साथ एक और साथ ही यदि जब उन्हें शासन का अवसर मिलता है तो अपने ऊपर भी इन यार्डस्टिक को लगाना चाहिए। क्योंकि मैं आपके माध्यम से, मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि निश्चित रूप से अगर आज ये स्थितियां बनी हैं और भारतीय जनता पार्टी शासन करते हुए
इन 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 तथ्यों को बार-बार दोहराती है और लाभान्वित होती दिखती हैं, तो निश्चित रूप से इसके इसके प्रतिकूल परिस्थितियाँ रहीं, जिनमें इसके इतर संदेश गया और एक दूसरे वर्ग विशेष के प्रति तुष्टीकरण के का संकेत जाते रहा। जैसे ममता जी थी, उनके समय मतलब एक स्पष्ट संकेत जाता था कि एक वर्ग विशेष के प्रति तुष्टीकरण की स्थिति है। उनकी एक नेता थी जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके द्वारा गाया हुआ एक गीत इस बात को लेके काफ़ी चर्चा में रहा जब उन्होंने एक गाना गाया, जिसमें एक धर्म विशेष के प्रति मतलब जो है इस प्रकार आप्लावित दिखी कि दूसरा धर्म विशेष ये करने लगा। उसमें मेरा ये कहना है कि आप पॉलिटिकल लेवल पे जो कीजिए, जब आप सरकार में आ गए, तब आप सबके हैं और सरकार के एक पैसे का भी सरकारी धन का नियम है कि सरकार का 1 रुपया भी उस तरह खर्च किया जाए, जो कि जैसे आप अपना पैसा खर्च करेंगे। तो अगर आप अपना पैसा खर्च आपके पास सीमित संसाधन हैं, आपको 15 करोड़ जैसे यूपी में 15 करोड़ लोगों का पालन-पोषण करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा सब देखना है, तो आप वो खर्च दिया जलाने में करेंगे आप वह खर्च हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा में करेंगे या उनको उनके घर में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी साधन, रोड और इस तरह की चीज़ों में करेंगे। यह निर्णय आपको करना है, चूँकि आप उस स्थान पे हैं, मेरे आपके कहने से हैं। इसीलिए मुझे लगता है सरकार जहाँ टैक्स नहीं सर, सरकार कहाँ पैसा खर्चा कर रही है, इस पे सवाल उठाना तो विपक्ष का काम है ना। तो मैं बहुत छोटी हैसियत का हूँ, लेकिन मैं विपक्षी तो हूँ। मैं भी एक विपक्ष हूँ। जो बड़े विपक्ष हैं, उनकी भी ड्यूटी है। मुझे उम्मीद है कि वो इन बिंदुओं को आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि हम लोगों की हैसियत बहुत छोटी है। ये बात इतनी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दल हैं, उनको इन मुद्दों को उठाना भी चाहिए और दूसरी बात यह कि उनको अपना शासन आने पे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी दल हैं जो शासन कर जैसे मान लीजिए हमारी पार्टी है, अभी हम दूर-दूर तक नहीं सोचते कि हम शासन में आएँगे। अभी हमें विपक्ष ही रहना है सालों-साल तक, लेकिन जो आतुर हैं, उनके लिए दोहरा उन पर जिम्मा है कि एक तो अभी आवाज़ उठाएँ और जब उन्हें अवसर मिले, तब स्वयं इन सिद्धांतों का पालन करें, दूसरी तरफ से अतिरेक ना करें। चौथा सवाल आपने पूछा कि क्या सभी धर्म एवं समुदायों के सार्वजनिक आयोजनों पर समान प्रशासनिक मानदंड लागू किए जाते हैं? तो प्रशासनिक मानदंड अधिकारी के हाथ में होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में होता है? एक सवाल ये भी है आपका। नहीं देखिए, इसमें पहले सवाल का तो उत्तर बहुत स्पष्ट है कि दोनों के होता है कि आँखें ऊपर से दिखती हैं, लेकिन कार्य तो नीचे ही होता है। इसीलिए यह कुछ चीज़ें शासन प्रशासन के बीच जो संबंध है, जो जिसको हम कह सकते हैं चोली दामन का संबंध, अन्योनाश्रित संबंध, न शासन प्रशासन के बिना, न प्रशासन शासन के बिना। तो नीतियाँ ऊपर से निर्धारित होती हैं, उनका क्रियान्वयन नीचे होता है। दोनों के अपने-अपने रोल हैं, अपनी भूमिकाएँ हैं। इसीलिए यह कहना कि इनमें से कौन जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार हैं। अब उसमें भी मतलब जैसे कि जो मुझे लगता है शायद टी.एन. शेषन जी ने शायद या किसी ने कहा था कि जब यह अपेक्षा की गई कि आप दंडवत होंगे तो आप लौट गए। तो वह जो है कि आवश्यकता से अधिक लौट जाने की प्रवृत्ति वह तो प्रशासन में होती है। मैंने मायावती जी का नाम लिया, आपको याद होगा मायावती जी के समय भी कई सारे जिलाधिकारी, कई सारे एसपी जो लाभान्वित होने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते थे, वह इस हद तक मुझे याद है जब मैं एसपी सिटी था मुरादाबाद में सन 96 वगैरह की बात होगी, तब मैं एक अफ़सर के पास गया था, तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जिससे मैं भौंचक रह गया। उन्होंने कहा था कि मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरना था पुलिस लाइन में। उन्होंने कहा कि मायावती जी को धूल से अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा था कि जो महिला जीवन भर संघर्ष की, इतना संघर्ष करके मुख्यमंत्री बनी, उनको धूल से आपत्ति क्यों होगी? यह अफ़सर उनको ऐसा बना देते हैं। भाई वो तो अगर उन्होंने धूल में पूरा जो नहीं जीवन काटा होता, उन्होंने कांसी राम जी ने तो सत्ता में कहाँ आते? वो तो संघर्ष करके बनी। अब मुख्यमंत्री बन गए तो उनके जो ये एक प्रकार से चाटुकार जो हैं, वो कह रहे हैं कि उनको धूल से आपत्ति है। तो अफ़सर
जो नेता की मंशा होती है उसको कहीं बढ़ चढ़ के अपने लाभों के लिए दिखाने लगते हैं, यह ज़्यादा बड़ी समस्या है। अच्छा, एक बड़ी बात आपने एक चीज का और सवाल पूछा है कि क्या भविष्य में ऐसे सभी प्रशासनिक निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 एवं 25 के अनुरूप किए जाएंगे? तो जरा ये समझा दीजिए, क्योंकि दर्शक वर्ग नहीं समझता कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 एवं 25 के अनुरूप लिए जाएंगे। ये क्या आपने क्या यह बहुत ही सरल सा है। 14, 19, 21 और 25। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 में समानता का अधिकार है। 19 और 21 में व्यक्ति के जिसको कहते हैं बेटर लाइफ का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का है। तो यह बेसिक पैरामीटर हैं जिन पर गवर्नेंस होना चाहिए, संविधान ने बनाया है। और यह भी वो संतुलन का जो मूल तत्व है, तथ्य है, उससे जुड़ा हुआ है। सरकारों का उद्देश्य है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करें। यह भी उद्देश्य है कि समानता लगातार अपने कार्यों में बनाए रखें। संतुलन, समानता, साथ ही साथ हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ ही साथ उनके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पर ध्यान दें। यह बेसिक मुद्दे हैं। अगर इनमें कहीं से भी अतिरेक होता है तो इनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। जैसे आपने उदाहरण के लिए एक सेंटेंस कहा था अभी कि अगर कोई यात्रा चल रही है, किसी की भी यात्रा हो, किसी भी धर्म की, और उसके कारण आपने कुछ इस प्रकार के इंतजाम कर दिए कि दूसरे को मान लीजिए कि अस्पताल जाने में दिक्कत हो रही हो, तो उसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कर्टेल हो गया। तो किस हद तक कितना हो, कैसा हो, यह दायित्व सरकारों का है और यह बहुत ही संवेदनशील और गंभीर दायित्व है। दुर्भाग्य से कई बार सरकारें उसकी गंभीरता न समझ के केवल और केवल राजनैतिक कारणों से उनमें निर्णय करती हैं। उनकी जगह संवैधानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय हो, यह बात मैंने अनुरोध किया है। लेकिन सर, मैं अभी देख रहा था कि मैं तो जानता था कि उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक कार्य विभाग भी है, एक प्रमुख सचिव धार्मिक भी होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में, और इस विभाग का काम यही है कि राज्य के धार्मिक स्थलों, मंदिरों, तीर्थ यात्राओं से जुड़े प्रबंध देखना है। तो इनको एक बजट भी तो मिलता होगा सर? हाँ, बजट मिलता है। इसमें आमतौर पर बजट कम रहता है। मुझे अभी का नहीं पता। पहले धर्मार्थ कार्य बोलते थे, तो एक जिसको हम लोग प्रशासनिक भाषा में, आमतौर की भाषा में पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं, तो वही उसके अफसर जाते थे आमतौर पे। तो इसका बजट बहुत कम था और ये महत्वहीन विभाग माना जाता था। और अभी क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन इससे जुड़े साधारणतः कार्य जो मूल प्रशासन है वो करती है जिले-जिले में। मुझे नहीं लगता कि धर्मार्थ कार्य विभाग का विशेष महत्व होता है इन कार्यों में। नहीं तो अब सरकार ये तो कह सकती है ना कि हमको लिंक मिल गया है, हमारे पास बजट, हमने बजटरी अप्रूवल लिया हुआ है। ये तो इस पे भी स्पष्टीकरण नहीं आता है। नहीं, बस देखिए, ऐसा मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर मेरी बात गलत है, क्योंकि हम लोगों का कार्य चीजों को प्रेजेंट करना है, अगर गलत है तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। आपने सवाल तो सही उठाया है सर, आपने सवाल सही उठाया, लेकिन समस्या सिर्फ यही है सर कि इस मामले में एक ट्रांसपेरेंट नीति आनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है ट्रांसपेरेंट नीति है और लोगों को भी लगे कि समभाव से कार्य हो रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है इसके अलावा। नहीं, एक चीज ये सर कि जिस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना? स्कूल हो, अस्पताल हो, रास्ते हो, जन सुविधा की जो केंद्र हो, कोई भी चीज को अगर बंद करने का निर्णय होता है किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेके, तो उनका पूर्ण औचित्य हो तभी करना चाहिए। अगर पूर्ण औचित्य है तो आपको अधिकार ही इसलिए दिया, आपको सभी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो अधिकार इसीलिए दिए गए हैं कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके और हर कोई कहे कि देखिए क्या निर्णय है। कहीं ना कहीं अब इस समय ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक कारणों को दृष्टिगोचर करके कई निर्णय हो जा रहे हैं। मैंने सिर्फ उन खतरों की ओर आगाह किया है। नहीं, पूरा विपक्ष खामोश। अब ये उनके लिए है, मैं मतलब मेरी जो हैसियत है या मेरी जो सोच है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। और सर, वो मेरठ वाली घटना पे भी स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, जो कांवड़ियों के बारे में 2 वर्जन आ रहा है।
मुझे उसके संबंध में भी जानकारी नहीं है, अगर होगी तो मैं बताऊंगा आपको। नहीं, आपने सवाल तो पूछा था कि एसपी सिटी का बयान और एसएसपी का बयान अलग है। नहीं, उस संबंध में मैंने नहीं कोई बात की थी, मुझे उसके संबंध में बिल्कुल जानकारी नहीं है आलोक। तो चलिए थैंक सर, यू फिर आलोक जी, आपने कई बहुत बहुत सवाल धन्यवाद, उठाए हैं। बहुत 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 प्रणाम। धन्यवाद।